हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर पहले में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4 में से पूछा कि कौन सा एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है, और अगर एपी में है तो क्यों है। तो हमें पहले लगा करके देखना है कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो उनको बताना है कि क्यों है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया हमें निकालना है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख दूँ 5, फिर इसके बाद यहाँ पे लिख दूँ 9, फिर इसके बाद लिख दूँ यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे इसके बाद कोई भी नंबर लिख दूँ, यानी कि 14 के बाद अगर मैं देखूँ तो 18 लिख दूँ। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, तब वो एपी में होंगी। एपी का मतलब कि समांतर श्रेणी में होंगी। तो एपी में देखने के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरे पद को पहले पद से घटा देते हैं। यानी कि 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा। इसी तरह से इन दोनों के बीच में निकालने के लिए तीसरे पद को दूसरे पद से घटाएंगे तो 14 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। अगर इसको इससे घटाएंगे तो ये 18 में से 14 को घटाएंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो कॉमन डिफरेंस है तो 4 के बाद 5 आया है, फिर 5 के बाद 4 आया है। अगर यहाँ पे 4 आता तो तीनों के बीच में इक्वल होता, तो वो समांतर श्रेणी में होता। पर यहाँ पे 4 के बाद 5 आया है, फिर 5 के बाद 4 आया है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। तो ये जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 13 और यहाँ पे लिख देता 17, तो उसी तरह से हम चेक करते कि ये कॉमन डिफरेंस इनका बराबर है कि नहीं है। तो जैसे 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 4 आएगा। इसी तरह से 17 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 4 आएगा। तो इससे ये पता चल गया कि ये वाली जो श्रेणी दी हुई है वो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हमको पता करना है कि कौन समांतर श्रेणी में है, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से इसको जानते हैं। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया देखना है हमें कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इसके आगे कंडीशन क्या दी है कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, अगर हमें 1 किलोमीटर जाना होता है तो 15 रुपये देना होगा। इसके बाद जितने हम किलोमीटर जाते हैं तो 8-8 रुपये करके बढ़ता जाता है। यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है वो 8 रुपये है। 1 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो 15 रुपये देना होगा। फिर अगले 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 में से 8 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23। 1 किलोमीटर और जाते हैं तब 8 रुपये हमें और देना होगा, तो 23 में से 8 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। यानी जितने किलोमीटर जाएंगे तो 8-8 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना होगा। अगले 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपये और यहाँ पे देना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 39। इस तरह से हम जितने किलोमीटर जाएंगे उतना रुपये हमें देना होगा। तो जब देखेंगे तो इनके जो बीच की डिफरेंस है वो 8 है। अगर हम 31 में से 23 को घटाएंगे तब भी 8 आएगा, इनको इनको घटाएंगे तब भी 8 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि किराया तो 8-8 रुपये ही बढ़ रहा है। तो किराया सभी हर 1 किलोमीटर में बराबर बराबर बढ़ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में होंगे। तो इस प्रकार से इसको हमें लिखना भी होगा कि समांतर श्रेणी में है, तो उसको लिखना भी है। तो हमने यहाँ पे श्रेणी लिख दिया कि हाँ,
और ये श्रेणी 15, 23, 31, 29 फिर जितने किलोमीटर जाएगा उतना बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पे लिखते हैं एक एपी बनाते हैं। एक एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी बनाते हैं, बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं उसका भी रीजन लिखना है। क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगला पद प्राप्त करना है तो पिछले पद में 8 जोड़ देंगे। यानी कि जैसे हमें ये वाला पद निकालना था तो इस पे 8 जोड़ेंगे तो ये पद आ जाएगा। ये पद निकालना है तो इस पे 8 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से ये पद निकालना है तो इस पे 8 जोड़ेंगे तो हमें 39 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से श्रेणी हम बना सकते हैं। तो इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर बराबर है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं हम दूसरा पार्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा देखना है हमको। फिर आगे क्या लिखा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे ये बेलन है तो एक बार हम पंप करते हैं तो 1/4 भाग वो बाहर निकाल देता है। फिर दूसरी बार पंप करेंगे तो जितनी हवा उस पर बची हुई है उसका 1/4 भाग फिर से बाहर निकाल देता है। इसी तरह जितनी बार हम पंप करते हैं उतनी बार वो हवा का जितनी शेष बची हुई हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शेष हवा का यानी कि जो बची हुई हवा है। जैसे अगर हम मान लें कि इस पंप में जो हवा की मात्रा है वो V है। सबसे पहले हमने मान लिया कि इस पंप में जो हवा की मात्रा है तो V है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रथम पद होगा उसे हम A1 से लिखेंगे, द्वितीय पद को हम A2 से लिखेंगे, इसी तरह तृतीय पद को A3 से लिख देंगे। तो हमने मान लिया यहाँ पे पहले उस पे हवा थी V यानी कि उसका आयतन था V। अब क्या कह रहा है कि एक बार हम पंप करेंगे तो 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाएगी। तो इसमें पहले कितनी थी? V थी। अब हम पंप करेंगे तो इसी का 1/4 भाग जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो हम पहले उसका 1/4 भाग निकालेंगे कि कितना होता है, अब बाद में टोटल में से माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा V माइनस V1 जब V होता है और अपान हो जाएगा 4। इनका एलसीएम बराबर नहीं है तो एलसीएम बराबर हम कर सकते हैं इस प्रकार से कि इसके नीचे 4 है तो इसके नीचे भी 4 होना चाहिए। तो अगर यहाँ 4 लिखेंगे तो हम यहाँ भी 4 लिखेंगे ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए तो बाद में V आ जाए। तो इस प्रकार से हमने दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए। अब यहाँ पे 4 दोनों का एलसीएम इक्वल है। अब ऊपर देखेंगे तो 4V में से 1V को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/4V आ जाएगा। तो A1 हमने माना था V, जब एक बार हमने पंप किया तो हवा उस पर बची 3/4V, 3/4V हवा बची। इसी तरह से हम एक पद और निकाल लेंगे यानी कि A3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए 3 पद बहुत ही होते हैं। तो पहले इस पे हवा थी V, अब एक बार पंप कर दिया गया तो इस पे जो हवा की मात्रा थी वो 3/4V हो गया। फिर हम पंप करेंगे तो कह रहा है शेष हवा का यानी कि जो बची हुई हवा है तो 3/4V का फिर से क्या होता है 1/4 पार्ट निकल जाता है। तो हमें निकालना है A3 का मान, तो 3/4 बचा हुआ है तो इसी का हमें फिर से 1/4 निकालना है। तो ये शेष हवा बची हुई है
उसका 1/4 निकालेंगे। अब बाद में क्या करेंगे, जितनी हवा बची है उसी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 3/4V माइनस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 4 का इंटू 4 के साथ कराएंगे तो 16V हो जाएगा। फिर से हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कराएंगे। तो 4 3 जा होता है 12, और 4 4 जा हो जाएगा 16V। यहाँ पे 3/16V है। तो दोनों के जो कॉमन डिफरेंस हैं, कॉमन यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है वो 16 है। 12V में से 3V को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 9V आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने तीसरा पद भी निकाल लिया 9/16V। अब 3 पद निकाल लिए। 3 पद निकालने के बाद हमें चेक करना है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि D का जो मान है वो बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर होगा तो ये समांतर श्रेणी में है, अगर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो हमें D निकालना है। जैसे D1 पहला कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, यानी A2 में से A1 को घटा देंगे। तो A2 का जो मान है वो 3/4 है, और A1 का मान है केवल V, तो इसको हम V/1 भी लिख सकते हैं। इनका जो कॉमन डिनोमिनेटर है यानी कि एलसीएम बराबर नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई इस पे भी करा देंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई इधर भी करा देंगे, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं। तो जब देखेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 नीचे, और ऊपर 3V में से माइनस का 4V सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का V बचेगा, यानी D1 का जो मान आया है वो -V/4 आया है। इसी तरह से D2 का मान भी चेक कर लेंगे। तो D2 का मान चेक करने के लिए इसमें इसको घटाएंगे, यानी कि A3 में से हमें A2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि हम लगातार पद को घटाते हैं। तो यहाँ पे A3 का जो मान है वो 9/16 है, और इसका जो मान दिया हुआ है वो 3/4 है। इसके नीचे 16 है तो इसके नीचे भी 16 होना चाहिए, तभी तो दोनों के एलसीएम बराबर होंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई इस पे करा दिया, 4 से मल्टीप्लाई इस पे करा दिया, तो ये 9/16 भी हो गया। और इसी प्रकार से 4 3 जा हो जाएगा यहाँ पे 12/4 4 जा 16 भी। अब इनके दोनों के एलसीएम बराबर हो गए तो लिखेंगे 16, और ऊपर 9V प्लस का है और ये माइनस का है, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3V। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आया है वो माइनस का V/4 आया है, इसका जो कॉमन डिफरेंस आया है वो माइनस का 3V/16 आया है, यानी कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है अलग अलग है। तो इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ पे पर लिख देंगे नहीं, और सीरीज लिख देंगे। पहला V है हमारा, फिर इसके बाद 3/4V है, फिर इसके बाद 9/16V है। इसी तरह से डॉट 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 कर देंगे। तो हमें इस तरह से करके दिखाना था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है हमको थर्ड पार्ट। इसी तरह से तीसरा नंबर है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद हमें निकालना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपये, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत है 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कि अगर हम पहला प्रथम मीटर का दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 का मान तो हमें दिया हुआ है 150 है। अगर हम 1 मीटर तक खुदाई करते हैं तो 150 रुपये देना पड़ता है। इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक मीटर जो खुदाई की लागत है वो 50 रुपये बढ़ती जाती है। जैसे A1 का मान तो हमें पता चल गया कि 150 रुपये तो हमें देना ही देना है 1 मीटर के लिए। इसके बाद अगला 1 मीटर हम खुदाते हैं कुआं, तो A2 का जो मान होगा तो 150 में से फिर से 50 रुपये बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 200 रुपीज़। यानी कि अगर हम 1 किलोमीटर और खुदवाते हैं तो हमें देना होगा 200 रुपीज़। इसी तरह से A3 का हमें मान निकालना है,
तो फिर हमें 50 रुपये देना होगा, तो ये हो जाएगा 250 रुपीज़। तो जितने हम मीटर आगे खुदवाते जाएंगे उतना 50-50 रुपये हमारा बढ़ता जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि बराबर बराबर बढ़ रहा है, क्योंकि सभी में 50-50 बढ़ेगा। तो अगर सभी में बराबर बराबर बढ़ेगा तो वो समांतर श्रेणी में होगा। अब समांतर श्रेणी में चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं हम कि हमें D1 का मान निकालना है। तो D1 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। दूसरा पद यहाँ पे है 200 और प्रथम पद है 150, तो दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें D2 का मान निकालना है तो D2 का मान निकालने के लिए तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे, यानी कि A3 में से A2 को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा D2 निकल आएगा। तो 250 माइनस 200, और जब घटाएंगे तो इसका भी 50 रुपये आएगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर बराबर बढ़ रहा है, सभी में 50-50 रुपये बढ़ रहा है। तो जो कॉमन डिफरेंस होंगे वो सभी के बराबर आएंगे। तो इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे नीचे, हाँ 150, 200, यही पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरा पद है 250। इसी तरह से हम चौथा पद निकालते तो वो नंबर बढ़ता जाता। AP में है, AP में है, इस प्रकार से हमको लगा करके दिखा देना है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है हमको चौथा पार्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट दिया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष जो मिश्र धन है वो समांतर श्रेणी में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। फिर इसके बाद दिया है कि जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो जो खाते में राशि जमा की जाती है वो चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार जमा की जाती है, और जो ब्याज की दर है वो 8% है, और मूलधन जो है वो 10,000 रुपये है। तो यहाँ पे जो दिया है उसको हम लिखेंगे। मूलधन है 10,000 रुपये, दर है 8%, इस तरह से हमको दिया हुआ है। तो जो हमारे खाते में पहले राशि थी वो 10,000 रुपये हमने जमा किया, फिर वो मिश्र धन में बढ़ रहा है। तो मिश्र धन का जो फार्मूला होता है, मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपान 100 की घाते समय, ये इसका सूत्र होता है। तो पहले साल का निकालेंगे, यानी A1 का मान हम निकालेंगे। तो A1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन हमें पता है 10,000 रुपये है, दर भी पता है, घाते 1, तो ये पहले साल के लिए हो जाएगा। तो लिखेंगे 10,000 1 प्लस 8/100 की घाते 1। इसी तरह से दूसरे साल के लिए निकालना है तो यहाँ पे समय 2 साल हो जाएगा। तीसरे साल के लिए निकालना है तो यहाँ पे घात बढ़ती जाएगी। अगर हमें दूसरे साल का निकालना है यानी A2 का मान निकालना है तो ये 10,000 1 प्लस 8/100, ये तो पूरा वही रहेगा कि घाते 2 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे साल का अगर हमें निकालना है तो ये 10,000 1 प्लस 8/100 की घाते 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें चौथे साल का भी निकालना है तो चौथे साल का भी निकाल सकते हैं। 10,000 1 प्लस 8/100 की घाते 4, इस तरह से हम निकाल देंगे इसको, यानी कि 1 प्लस 8/100 की पावर 4। तो जब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होते, यानी कि अगर उनकी घात बढ़ती है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। अगर नंबर बढ़ते हैं तो वो समांतर श्रेणी में होंगे।
पर अगर उनकी घात बढ़ती है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 2 लिखा है, 2 की घाते 1 है, फिर 2 की घाते 2 है, फिर 2 की घाते 3 है, फिर 2 की घाते 4 है। इसी तरह से नंबर लिखे हैं। तो 2 की घाते 1 का मतलब होता है 2, 2 की घाते 2 का मतलब होता है 4, 2 की घाते 3 का मतलब होता है 8, 2 की घाते 4 का मतलब होता है 16। तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर नहीं होंगे। जैसे इनके बीच में डिफरेंस 2 का होगा, 8 में से 4 को घटाएंगे 4 आएगा, 16 में से 8 को घटाएंगे तो 4 यहाँ पे 8 आ जाएगा। यानी कि इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर नहीं है। तो जब भी पावर बढ़ती है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे नहीं। इसको लिखने के बाद लिख देंगे नहीं। श्रेणी यहाँ पे लिख देंगे। पहली श्रेणी है 10,000, 1 + 8/100। हम यहाँ पे 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी श्रेणी आई है 10,000, 1 + 8/100⁻²। इसी तरह से तीसरी श्रेणी है 10,000, 1 + 8/100⁻³ जितना भी हम निकालना चाहें लिख देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है।